हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बहुत ही जांच और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डील करने जा रहे हैं, फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्शन या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। तो इसे अपने ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और इस क्लास को लाइक कर दीजिए और मैक्सिमम अपने दोस्तों तक इसको शेयर करके इसको बिना स्किप के वीडियो को एंड तक देखना है। आपके लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण सिद्ध होने वाली क्लास है ये। बहुत सा एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम नहीं देश और दुनिया का जहां पे इससे क्वेश्चन नहीं आता हो। कॉन्ट्रासेप्शन हो, फैमिली प्लानिंग हो या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। इसमें से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपके फिक्स होते हैं। तो सीएचओ की जो मेनली एग्जाम होती है उसमें से यहाँ से तो क्वेश्चन कभी बाहर जा ही नहीं सकता है। यहाँ से 101% यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको बिना स्किप किए इस क्लास को, बहुत बड़ा चैप्टर है ये फैमिली प्लानिंग का, कॉन्ट्रासेप्शन और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए, बहुत सारे क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे यहाँ से, एज इट एज यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आपको बिना स्किप के वीडियो को एंड तक देखना है और मैक्सिमम इसे अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, अपने चहेतों के साथ, और जोड़ लीजिए देश और दुनिया के हर उस स्टूडेंट को जो कि जिसका ख्वाब है नर्सिंग ऑफिसर और आने वाले जो भी सीएचओ के एग्जाम में अपने देश और दुनिया की में जहां पर फाइट करना चाहता है और अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को सेट करके अपना मुकाम हासिल करना चाहता है। तो आइए देखते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण सिद्ध होगा कि आपको अभी भी यूज आएगा, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल भी बहुत यूज होगा इसका। तो आपको बिना स्किप के वीडियो को देखना है। तो देखते हैं अपन कॉन्ट्रासेप्टिव या फैमिली प्लानिंग क्या होती है। तो फैमिली प्लानिंग होती है वो क्या होती है, मेडिकल साइंस की एक ब्रांच होती है जो कि बहुत सारे एस्पेक्ट को डील करती है। फैमिली प्लानिंग होती है वो एक क्या है, मेडिकल साइंस की ब्रांच होती है जो कि बहुत सारे एस्पेक्ट को डील करने का काम करती है। जैसे क्या करती है, अनवांटेड बर्थ को, टू अवॉइड द अनवांटेड बर्थ, जो भी अनवांटेड बर्थ है जिसे आप चाहते नहीं है, अगर वो वाले बर्थ होते हैं तो उनको अनवांटेड बर्थ कहते हैं। जिस अनवांटेड बर्थ को क्या करेगी, अवॉइड करती है। तो अवॉइड करेगी अनवांटेड बर्थ को, टू वांटेड बर्थ, जो भी आप चाहते हैं। जब भी आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो उस वाली प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब हुआ है कि अनवांटेड जो भी बर्थ है उनको क्या करेगी, अवॉइड करेगी। टू वांटेड बर्थ, केवल और केवल आप जो बर्थ चाहते हैं उसी टाइम पे आपको बर्थ देगी। तो इसका फैमिली प्लानिंग का ये एस्पेक्ट हो गया। सेकंड पे बात करते हैं कि गिव द हेल्थ एजुकेशन ऑफ द पेरेंटहुड। पेरेंटहुड के बारे में भी ये हेल्थ एजुकेशन देती है। प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर चाइल्ड अडॉप्शन, चाइल्ड अडॉप्शन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाती है। यहाँ पर बहुत से सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हो गया अनवांटेड बर्थ को प्रिवेंट करती है। सेकंड नंबर पे वांटेड बर्थ लाएगी। थर्ड नंबर पे होता है कि ये क्या करती है, ये आपके पेरेंटहुड के बारे में हेल्थ एजुकेशन देती है। फिर बात करते हैं काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगी, हेल्थ एजुकेशन देती है पेरेंटहुड के बारे में, डायग्नोसिस एंड मैनेज करती है जेनाइटल जो भी प्रॉब्लम होती है, लाइक दैट जो सर्वाइकल कैंसर हुआ उनकी काउंसलिंग करेगी, उनको डायग्नोसिस करेगी, उनका ट्रीटमेंट में भी इसका क्या करती है, यहाँ पर ये हेल्थ एजुकेशन डायग्नोसिस एंड मैनेज करती है। सर्वाइकल कैंसर लाइक जैसी कंडीशन, जो भी जेनाइटल कैंसर, जेनाइटल सर्विसेज होती है या जेनाइटल जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है उनका सॉल्यूशन करती है। और जो एसटीडी वगैरह होते हैं उनको कौन डील करता है, तो नाको नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये इनको डील करता है। तो नाको अपन बाद में पढ़ेंगे जब अपन एचआईवी एड्स पढ़ेंगे, तो वहां पर अच्छी तरीके से कि नेशनल एड्स प्रोग्राम क्या है, नाको क्या है, इन सभी के बारे में, उसकी जो फेजेस थी, कब कब आई थी, उन सभी को डील करेंगे। तो यहाँ पर अपन ने देखा है कि सबसे पहले फैमिली प्लानिंग क्या होती है। फैमिली प्लानिंग है वो एक मेडिकल साइंस की एक ब्रांच होती है जो कि बहुत सारे एस्पेक्ट को डील करती है। अनवांटेड बर्थ को अवॉइड करेगी, वांटेड बर्थ लाती है, पेरेंट की काउंसलिंग करती है, पेरेंटहुड के बारे में काउंसलिंग करती है, चाइल्ड बियरिंग हेल्थ के बारे में, और क्या करेगी, चाइल्ड अडॉप्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। जो भी जेनाइटल प्रॉब्लम होती है उनको मैनेज करती है, अर्ली ट्रीटमेंट करती है, मैनेज करती है। और जो सभी एसटीडीज वगैरह होती है उनको नाको के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर नाको क्या करेगा, उनको रेगुलेट करने का काम करता है। जो भी उनमें स्कीम्स होती है कैसे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे जो भी स्कीम है या जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव उसके प्रिवेंशन है उसका क्या ट्रीटमेंट है, उनका सभी को डील करता है वो नाको करता है,
नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको होगा, वो इसको डील करेगा या उसको रेगुलेट करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में कि कॉन्ट्रासेप्शन क्या होते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन देखिए क्या होगा, तो कॉन्ट्रासेप्शन का मीनिंग होता है यहाँ पर कि देखिए जो भी क्या होगा, ऐसी वो चीज जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या करती है, अवॉइड करती है, कॉन्ट्रासेप्शन के नाम से जानते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन मींस अवॉइड द अनवांटेड बर्थ, इसका मतलब होता है, तो यहां पर लिख लीजिए आप कि इट मींस टू अवॉइड द अनवांटेड बर्थ। अनवांटेड बर्थ को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, उन्हें कॉन्ट्रासेप्शन के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट लाइन है कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है। कॉन्ट्रासेप्शन वो होते हैं या उस विधि को कहा जाता है कॉन्ट्रासेप्शन कि जहां पर जो भी अनवांटेड बर्थ है, जहां पर आप चाहते हैं कि कोई बर्थ ना हो, प्रेगनेंसी कंसीव ना हो, उनको अवॉइड करते हैं। और जो मेथड होते हैं उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के नाम से जानते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्शन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि आप वांटेड बर्थ को लाना चाहते हैं, अनवांटेड बर्थ को अवॉइड करना चाहते हैं, यही कॉन्ट्रासेप्शन कहलाता है। तो यहां पर मेथड यूज किए जाते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आप अगली लाइन लिखिए कि कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब तो हो गया कि अवॉइड करते हैं अनवांटेड बर्थ को, कॉन्ट्रासेप्शन कहलाता है। जबकि बात करें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स लिखिए। तो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड का मतलब होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब कि एनी वेयर जो भी आपके मेथड्स होते हैं जिसके द्वारा प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस किया जाता है या कम किया जाता है, उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर विच आर यूज, यानी इसका मतलब हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है मेथड आर यूज टू रिड्यूस द all methods all methods are used to reduce the पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी। पॉसिबिलिटी होती है प्रेगनेंसी की, उसको कम करते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी को कम करते हैं, उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के नाम से जानते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है अनवांटेड बर्थ को अवॉइड करते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन कहलाता है। बात करें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो सभी मेथड जो कि पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी को कम करते हैं, उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के नाम से जानते हैं। आगे बात करेंगे कि इलिजिबल कपल कौन होते हैं। तो इलिजिबल कपल कौन होते हैं, यहां पर आप जल्दी से बताइए कि इलिजिबल कपल कौन होते हैं। तो इलिजिबल कपल का मतलब होता है इलिजिबल कपल या फिर जो भी आपके कपल्स है वो इलिजिबल कब कहलाएंगे। इलिजिबल कपल का मतलब होता है कि ऐसे कपल जो कि मैरिड कपल होना चाहिए, यहाँ पर अनमैरिड कपल को इलिजिबल कपल नहीं मानते हैं, यहाँ पर कपल है वो मैरिड होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि मैरिड वाला कपल होना चाहिए, अनमैरिड होते हैं उनको कपल नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर इलिजिबल कपल के लिए पहली शर्त है कि मैरिड होने चाहिए, फेल और हस्बैंड वाइफ होने चाहिए, मैरिड कपल होना चाहिए, ये नहीं जीएफ बीएफ नहीं चलेगा यहाँ पर। तो इलिजिबल कपल के लिए मैरिड कपल होना चाहिए। फर्स्ट लाइन तो यही कहती है कि जो इलिजिबल कपल होता है वो मैरिड होने चाहिए और उनकी जो एज होती है वाइफ की वो रिप्रोडक्टिव पीरियड में होनी चाहिए। यहाँ पर मैरिड कपल होगा और एज ऑफ वाइफ की जो एज होती है, एज ऑफ वाइफ की जो एज होगी वो किस में होनी चाहिए, यहाँ पर एज ऑफ वाइफ होती है उसकी ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड में होनी चाहिए। तो एज ऑफ वाइफ इज ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड। जो रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है उसमें फीमेल की जो वाइफ है तो उसकी जो एज होगी रिप्रोडक्टिव एज में होनी चाहिए। तो उसकी एज है वो रिप्रोडक्टिव एज, और फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव एज होती है 15 से लेकर के 45 ईयर तक की होती है। तो जो फीमेल की एज होगी या वाइफ की जो एज होती है वो रिप्रोडक्टिव एज में होनी चाहिए, 15 से 45 ईयर होनी चाहिए। और नो वन हैज
adopted any sterilization method, किसी भी तरीके का कोई भी स्टरलाइजेशन स्टरलाइजेशन मेथड किसी ने अडॉप्ट नहीं किया हुआ हो। जैसे स्टरलाइजेशन मेथड में आता है ट्यूबेक्टमी हुई एंड वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टमी एंड वसेक्टोमी होती है, वो किसमें आती है, स्टरलाइजेशन मेथड में आती है। तो एलिजिबल कपल का मतलब हो गया कि एलिजिबल कपल वो कौन से कपल होते हैं। सबसे पहले तो मैरिड कपल होना चाहिए, आपके सोना बाबू वाला कपल होगा वो यहाँ पर नहीं चलने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहली शर्त है कि मैरिड कपल होना चाहिए। दूसरी शर्त ये रखी गई है कि जो फीमेल है या वाइफ है उसकी एज होती है वो रिप्रोडक्टिव एज में होनी चाहिए, बिटवीन 45 से 15 से 45 ईयर के बीच में होनी चाहिए, जहां पर रिप्रोडक्शन होना चाहिए मेल में फीमेल में, जहां पर रिप्रोडक्शन के लिए मेनार्के से लेकर के और बीच में मीनोपॉज जहां पर की ओवुलेशन होता है वो वाली एज होनी चाहिए 15 से 45 ईयर तक की। और किसी ने भी किसी भी तरीके का कोई स्टरलाइजेशन मेथड यूज नहीं किया होना चाहिए। जैसे मेल है तो उसने वैसेक्टोमी नहीं करवाई हुई हो, फीमेल है तो उसने ट्यूबेक्टोमी नहीं करवाई हो। अगर मान लीजिए किसी फीमेल ने ट्यूबेक्टोमी करवा रखी है तो आप उसे इलिजिबल कपल नहीं कहोगे, क्योंकि उसमें चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी होती है वो नहीं होती है, क्योंकि ट्यूबेक्टोमी करवा रखी है। दोनों टाइप से फैलोपियन ट्यूब को क्या कर रखा है, कटवा करके बांध रखा है, तो वहां से ओवम और स्पर्म का मधुर मिलन नहीं होगा। और जब ओवम और स्पर्म का मधुर मिलन नहीं होता है तो वहां पर घर में किलकारियां नहीं गूंजती है। तो यही ध्यान रखना है कि इलिजिबल कपल उनको माना गया है। आगे बात करते हैं इलिजिबल कपल के लिए। यहां से एक क्वेश्चन है और वहां से क्वेश्चन यहां पर आप नोट कर लीजिए, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा करके स्टार मार्क लगा दीजिए यहां पर कि जो इलिजिबल कपल रजिस्टर होता है वो कहां पर मेंटेन करेंगे। तो जल्दी से आप यहां पर कमेंट करिए कि कहां पर इलिजिबल रजिस्टर कहां पर मेंटेन करते हैं। इलिजिबल कपल रजिस्टर आर मेंटेन, इलिजिबल कपल रजिस्टर होता है कहां पर मेंटेन किया जाता है या वेयर द इलिजिबल कपल रजिस्टर आर मेंटेन। तो जल्दी से आप यहां पर आंसर करिए। तो सब सेंटर होता है, सब सेंटर पर क्या करते हैं, इलिजिबल कपल रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। ईसी रजिस्टर होगा वो कहां पर मेंटेन करते हैं, तो इसका आंसर रहने वाला है कि सब सेंटर पर, जहां पर विलेज लेवल पर सब सेंटर होता है वहां पर क्या करते हैं, इलिजिबल कपल का रजिस्टर मेंटेन करके बताते हैं कि कितने सारे पर 1000 पॉपुलेशन में कितने सारे इलिजिबल कपल है। तो इलिजिबल कपल रजिस्टर को कहां मेंटेन किया जाएगा, जो यहां पर आंसर आएगा स्टार मार्क लगा करके नोट करके रखिए कि सब सेंटर वो प्लेस होता है जहां पर इलिजिबल कपल रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो अभी में जो इंडिया का इलिजिबल कपल है उनकी जो पॉपुलेशन है उसमें कितना है। तो इलिजिबल कपल इंडिया में जो इलिजिबल कपल है उसकी जो संख्या है काउंटिंग है, इंडिया में इलिजिबल कपल है तो टोटल कितने कपल होते हैं पर 1000 पॉपुलेशन में, तो 150 टू 180 कपल, 150 टू 180 कपल है पर 1000 पॉपुलेशन में यहाँ पर कितने कपल देखने को मिलेंगे। अगर जनसंख्या किसी गांव की जनसंख्या 1000 है तो उसमें से 150 से 180 ऐसे व्यक्ति मिलेंगे आपको जो कि एलिजिबल कपल कहलाएंगे, जिनकी एज होगी मेल एंड फीमेल होगा, मेल फीमेल में हस्बैंड वाइफ है, उनकी जो एज है तो क्या हो गया 15 से फीमेल की जो एज होगी 15 से 45 ईयर के बीच में देखने को मिलेगी। दोनों में से किसी ने भी स्टरलाइजेशन मेथड अडॉप्ट नहीं किया है तो ऐसे कपल है इलिजिबल कपल कहलाते हैं। और इंडिया में इलिजिबल कपल है उनकी जो संख्या है वो 150 से 180 मिलेंगे पर 1000 पॉपुलेशन में, 150 से 180 वो कपल्स मिलेंगे जिन्हें आप इलिजिबल कपल कहेंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर अपन ने इलिजिबल कपल पढ़ लिया है, इसके बाद में अपन देखेंगे कि पर्ल इंडेक्स क्या होती है। पर्ल इंडेक्स वैसे अपन ने पढ़ा हुआ है, कहां पर पढ़ा हुआ है जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो यहाँ
पर अपन ने पढ़ा था, जिस दिन अपन ने पढ़ रहे थे वहां पर सुलेवान इंडेक्स पढ़ा था। सुलेवान इंडेक्स में जब अपन देख रहे थे कि सुलेवान इंडेक्स क्या होती है, तो फ्री फ्रॉम ऑफ द डिसेबिलिटी से फ्री फ्रॉम जो लाइफ ईयर होती है उन्हें सुलेवान इंडेक्स कहते हैं। उसी टाइम अपन ने नेक्स्ट डील की थी कि पर्ल इंडेक्स क्या होती है, तो पर्ल इंडेक्स होती है वो किसी भी कॉन्ट्रासेप्शन के फेल्योर की रेट को बताती है। तो पर्ल इंडेक्स यहाँ पर फिर से नोट कर लीजिए, और पर्ल इंडेक्स से भी सीधा सीधा यहां से क्वेश्चन आता है कि पर्ल इंडेक्स क्या होती है। तो यहां पर क्वेश्चन लिखिए पर्ल इंडेक्स। पर्ल इंडेक्स से क्वेश्चन बनेगा कि पर्ल इंडेक्स क्या होती है, सीधा सा यही क्वेश्चन पूछते हैं कि पर्ल इंडेक्स क्या होती है। तो पर्ल इंडेक्स का मतलब होता है कि फेल्योर रेट ऑफ एनी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की जो फेल्योर रेट होती है उसे क्या नाम दिया जाता है, उसे नाम दिया जाता है पर्ल इंडेक्स या पीआई के नाम से इसको जानते हैं। तो पर्ल इंडेक्स का मतलब होता है अगर कोई भी आपने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया है, मान लीजिए आपने मेल कॉन्डोम फीमेल कॉन्डोम यूज किया है, या आपने स्पर्मिसाइडल कोई जेली ट्यूब जेली टैबलेट स्पोरोसोल हुआ, एरोसोल हुआ, फोम हुआ, किसी तरीके का कोई यूज किया है, कंबाइंड में यूज किया, आपने वेजाइनल स्पंज टूडे किया है या डस्कैप किया है, या मान लीजिए आपने आईयूसीडी लगवाई है, या फिर आप ओरल पिल्स ले रहे थे, हार्मोनल ले रहे थे, या फिर आप हार्मोनल इंजेक्टेबल ले रहे थे, आपने जो भी लिया है, किसी भी फेल्योर रेट ऑफ एनी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, किसी भी तरीके की कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव आज यूज कर रहे थे, उसकी जो फेल्योर रेट होती है उसे नाम दिया जाता है, उसे नाम देंगे कि फेल्योर रेट ऑफ एनी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इज नोन एज द पर्ल इंडेक्स के नाम से जानते हैं। अब पर्ल इंडेक्स निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, तो इसको पर 100 HWY में इसको निकाला जाता है। तो पर्ल इंडेक्स को एक्सप्रेस किया जाता है 100 वुमेन पर ईयर में, इसको एक्सप्रेस करेंगे तो इट एक्सप्रेस या इट एक्सप्रेस एज 100 वुमन ईयर। 100 वुमन ईयर में इसको एक्सप्रेस किया जाता है, 100 वुमन ईयर या HWY में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा 100 वुमन ईयर में, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पर्ल इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पर, PI इज इक्वल टू PI का मतलब होता है पर्ल इंडेक्स, और पर्ल इंडेक्स का मतलब हो गया नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो गई है, उनके कितने नंबर देखने को मिलेंगे, एंड अपॉन इसमें लिखना होता है टोटल मंथ ऑफ सेक्सुअल एक्सपोजर। तो टोटल मंथ ऑफ सेक्सुअल एक्सपोजर, कितने महीने तक आपने सेक्सुअल एक्सपोजर हुआ है, इंटू इसको मल्टीप्लाई करना है 1200 से, इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां पर देखिए पर्ल इंडेक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी। आप मान लीजिए कोई किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रहे थे, सपोज दैट अगर आपने मेल कॉन्डोम या फीमेल कॉन्डोम का यहां पर यूज किया है, तो उसके बाद में कितनी प्रेगनेंसी एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो गई। आप मान लीजिए जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते थे हमेशा यूज करते थे मेल कॉन्डोम का या फीमेल कॉन्डोम का, लेकिन उसके बाद में नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, कितनी आपको एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी देखने को मिली। सपोज दैट अगर यहां पर लगातार किसी मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि 300 फीमेल थी, वो क्या कर रही है लगातार 2.5 ईयर तक, लगातार 30 महीने तक क्या करती है, सेक्सुअल एक्सपोजर होता है उनका, जिसमें से 60 फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो यहां पर पीआई क्या देखने को मिलेगी, तो यहां पर देखते हैं, क्वेश्चन नोट करिए कि लगातार अगर कोई फीमेल्स है वो क्या कर रही है, एक्स फीमेल के द्वारा 300 फीमेल्स है उसमें से कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो यूज कर रही है, उसमें से 2.5 साल तक उन्होंने किसी भी कॉन्ट्रासेप्शन का यूज किया और उसमें से फीमेल है वो 60 फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है, तो उसकी पीआई क्या होगी, पर्ल इंडेक्स क्या देखने को मिलेगी। तो यहां पर अपन उसका
सेट करते हैं कि नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी कितनी देखने को मिली, तो नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हुई 60, जहां पर टोटल मंथ ऑफ सेक्सुअल एक्सपोजर कितने साल तक हुआ 2.5 ईयर। 2.5 ईयर का मतलब होता है यहाँ पर 30 मंथ तक देखने को मिला। उसके बाद में कितनी फीमेल्स थी, तो 300 फीमेल ने ये मेथड यूज कर रही थी। कितने, इसको मल्टीप्लाई कितने से करना है, 1200 से इसको मल्टीप्लाई करोगे। जब आप 1200 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 जीरो कट गया, 1 से 1 जीरो कट गई, यहां पर बचा 3 से गया 1, तो यहां पर 2 हो गया, यहां पर 12 गए 4 बार तो 4 इंटू 8, तो यहां पर जो पर्ल इंडेक्स आया वो 8 HWY, यहां पर 8 HWY 800 वुमेन पर ईयर ये देखने को मिला। तो इसकी पर्ल इंडेक्स आएगी 8 HWY निकल करके आई है। या फिर सेकंड वो जो इसका फॉर्मूला होता है, वो सेकंड फॉर्मूला क्या है यहाँ पर PI निकालने का, तो PI का जो सेकंड फॉर्मूला होता है यहाँ पर कि नंबर ऑफ द एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, यहाँ पर क्या लिखना है, नंबर ऑफ एक्सीडेंटल, ये ACC है, एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी का नंबर है, नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी अपॉन, यहां पर क्या लिखना है आपको, नीचे की साइड में लिखना है टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ सेक्सुअल एक्सपोजर। सेक्सुअल एक्सपोजर के दौरान कितनी टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ, सेक्सुअल एक्सपोजर के दौरान कितनी मेंस्ट्रुअल साइकिल आई थी, तो यहां पर टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल लिखना है, कितना सेक्सुअल एक्सपोजर हुआ उसके टाइम पर कितनी मेंस्ट्रुअल साइकिल आई है, और इसको यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर आपको 1200 से नहीं, यहां पर 1300 से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि यहां पर 1200 से इसलिए किया था क्योंकि यहां पर 1200 पर 100 पे निकालते हैं, तो यहाँ पर 12 मंथ की निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर 12 मंथ की होती है, तो एक ईयर में 12 मंथ है तो 1200 से करना है। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 1 ईयर में कितनी आती है, 13 आती है, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना है, 1300 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा निकल करके उसको सेट करना है। कोई भी एग्जाम्पल में, जैसे अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था कि किसी भी बहुत सारी फीमेल्स है, जैसे 300 फीमेल थी, वो क्या कर रही थी, कोई भी किसी भी तरीके का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रही थी, उसमें से 60 होती है प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसका पर्ल इंडेक्स कितना होगा, तो यहाँ पर उसका पर्ल इंडेक्स निकल करके आया था 8 HWY, इसका पर्ल इंडेक्स देखने को मिलता है। बात करते हैं आगे कि आइडियल जो कॉन्ट्रासेप्शन होता है, आप किसी भी तरीके का कॉन्ट्रासेप्शन यूज करेंगे तो उसे कैसे आइडियल मानेंगे, कि आइडियल कैसे होगा, किसी भी तरीके का आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते हैं तो वो कौन से कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं जिन्हें आइडियल माना जाता है। तो यहाँ पर अपन एक और टॉपिक डील करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, वो कौन कौन से। अब आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन, अब कॉन्ट्रासेप्शन आपने बहुत पढ़ा है, लेकिन GNM वालों के स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि यहाँ पर उनको थोड़ा सा इंग्लिश में दिक्कत देखने को मिलती है। तो जहां पर आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ रहे हैं उन्हें ही गर्भ निरोधक युक्तियां के नाम से जानते हैं। तो जो वो ऐसी युक्तियां या जो ऐसी डिवाइसेस जो कि गर्भ को रोकती है, प्रिवेंशन को, गर्भ के प्रिवेंशन करती है, यानी कि फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं होने देती है, उन्हें ही गर्भ निरोधक युक्तियां के नाम से जानते हैं, या फिर उन्हें नाम दिया जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो यहाँ पर अपन दोनों के लिए बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में, यहाँ पर दोनों के लिए हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम वालों को साथ लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या होता है। मेनली देखिए कि ऐसे कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं जिनको आइडियल मानते हैं, तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन, आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन के वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो यहां पर अपन को लिखना है कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन का वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे या कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन के। तो सबसे पहला ही आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन का यही होता है कैरेक्टरिस्टिक, वो सिंपल होना चाहिए, यूज करने में सिंपल होना चाहिए, इसकी सिंपल टू यूज करने में या उपयोग करने में आसानी से यूज होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, यूज करने में आसानी से मिल जाए, यहाँ पर बिल्कुल उसकी लो कॉस्ट होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, लो कॉस्ट में मिले,
इनएक्सपेंसिव हो या फिर फ्री होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए या लो कॉस्ट में होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, लो कॉस्ट होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं कि वो आप कॉन्ट्रासेप्शन ढूंढने जाए, कॉन्ट्रासेप्शन आपको मिले ही नहीं और आकर के आप वापस से ऐसे ही लग जाए, तो ऐसा नहीं है। इजीली क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पर जो कोई भी आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर रहे हैं वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। तो मेनली कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन है जो इजीली अवेलेबल हो जाता है, और जो कि मेल कॉन्डोम एंड फीमेल कॉन्डोम्स होते हैं, इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। जिसमें भी मेल कॉन्डोम होता है सबसे ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि ये इजी वे में क्या हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है, बिल्कुल चीप और फ्री ऑफ लो कॉस्ट में मिलता है। यहाँ पर भी डिस्पेंसरी हुई या आपके सब सेंटर हुए, पीएससी हुई, सीएससी हुआ, डिस्ट्रिक्ट सेंटर हुआ, या फिर आपके स्टेट लेवल के जो भी सेंटर होते हैं, मेडिकल कॉलेज वगैरह, यहाँ पर सभी में क्या होता है, निःशुल्क दवा वितरण की तरह यहाँ पर फीमेल कॉन्डोम एंड मेल कॉन्डोम होते हैं, वो निःशुल्क बिना फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर बांटे जाते हैं। तो इसका मतलब यही होता है इजीली अवेलेबल होने चाहिए, जब भी आपको जरूरत पड़े आप तुरंत जाकर के ले सके, चीप होने चाहिए, बिल्कुल एकदम सस्ते होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही 10-20 हजार रुपए का कुछ आता है तो ऐसे में लोग कुछ खरीदेंगे नहीं। तो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, मिनिमम और नो साइड इफेक्ट होना चाहिए। इनके साइड इफेक्ट होते हैं तो वो या तो मिनिमम हो या नो साइड इफेक्ट, या तो साइड इफेक्ट हो ही नहीं या फिर साइड इफेक्ट है वो मिनिमम साइड इफेक्ट होने चाहिए। लेकिन जिंदगी में जब भी होता है उसके दो पॉजिटिव और नेगेटिव दो एस्पेक्ट होते हैं। तो जो पॉजिटिविटी में होगा उसका फायदा करेगा, वो नुकसान भी करता है, लेकिन मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम एंड नो साइड इफेक्ट होना चाहिए, आसानी से मिलना चाहिए, सिंपल यूज करने में होना चाहिए, किसी भी तरीके के कोई मेडिकल और नो मेडिकल एंड नर्सिंग सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। तो नो मेडिकल एंड नर्सिंग सुपरविजन रिक्वायर्ड। अब किसी तरीके का कोई भी मेडिकल और सुपरविजन, मेडिकल और इसका जो नर्सिंग सुपरविजन है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि इसको जो आम जनता है, जो मेनली जो मेल फीमेल्स होते हैं, वो खुद ही क्या कर सके हैं, इसका यूज कर सके। तो किसी तरीके का मेडिकल और नर्सिंग सुपरविजन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां पर मेडिकल और नर्सिंग सुपरविजन की आवश्यकता होती है तो ऐसा लगता है लोगों को कि उनकी प्राइवेसी लीक हो रही है, तो इस कारण से वो इस यूज का या कॉन्ट्रासेप्शन का यूज नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें दिक्कत देखने को मिलती है। इसीलिए आइडियल उन्हें माना जाता है जिसमें किसी तरीके की कोई मेडिकल और नर्सिंग सुपरविजन की आवश्यकता नहीं है। मैक्सिमम या हाईएस्ट इसकी इफेक्टिव होना चाहिए, हाईली इफेक्टिवनेस है उसकी, वो हाईली होनी चाहिए। एंड नो फेल्योर नेट और फेल्योर रेट है मिनिमम फेल्योर रेट, मिनिमम इसकी फेल्योर रेट होनी चाहिए। जो फेल्योर रेट है वो कम से कम हो और इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। फेल्योर रेट है वो कम से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये देखने को मिलेगा रिवर्सिबल होना चाहिए, लॉन्गर इसका ड्यूरेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट लिखिए कि जो रिवर्सिबल होने चाहिए, लॉन्गर इनका यूज होना चाहिए, लॉन्गर यूज कर सकते हैं, रिवर्सिबल होने चाहिए, यहाँ पर सिंपल होने चाहिए, यूज में इजीली अवेलेबल होना चाहिए, किसी तरीके के लो कॉस्ट, इनएक्सपेंसिव सस्ते होने चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होने चाहिए, चीप होना चाहिए, किसी भी तरीके की मेडिकल और नर्सिंग सुपरविजन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो नो साइड इफेक्ट और मिनिमम साइड इफेक्ट होने चाहिए, इजीली अवेलेबल होने चाहिए, लॉन्गर यूज होना चाहिए इनका, रिवर्सिबल होने चाहिए, हाईली इफेक्टिवनेस और मिनिमम इनका फेल्योर रेट होनी चाहिए। तो ऐसे जिसमें भी मिलते हैं उन्हें आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अब आपको एक दो मैं एग्जांपल देकर के बताता हूं कि कमी ना कमी तो हर इंसान में होती है, हर वो चीज है वो पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होती है। इसीलिए आप में भी जो कमी है
उसको आप सुधारने की कोशिश करें। ये नहीं सोचे कि मेरे अंदर या आने वाले किसी भी इंसान में किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। हर कमी हर इंसान में कमी होती है, हर चीज में कमी होती है। किसी का कोई लेवल आपका ज्यादा होता है तो किसी का दूसरा लेवल होगा वो कम देखने को मिलेगा। तो हर इंसान में, हर फील्ड में हर इंसान होता है वो एक्टिव नहीं होता है। इसीलिए जब भी आपका नेगेटिव फील्ड है जहां पर आप बेटर कर सकते हैं उसी में आपको ज्यादा से ज्यादा बेटर करने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि मेरे अंदर ये कमी है, उस कमी को सुधारना जरूर है लेकिन आप उसी कमी को सुधारने के लिए जिसमें आप बेटर कर सकते थे उसे भूल जाए, तो ऐसा नहीं करना है। आप जिसमें बेटर कर सकते हैं उसमें बेटर से बेटर करने की कोशिश करिए। जो आपकी कमियां हैं उन कमी को सुधारते हुए चलिए। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा कि किस में कौन कौन सी कमी है। मान लीजिए अगर कोई यूज कर रहा है किसी तरीके का कॉन्ट्रासेप्शन, मान लो कि वो बैरियर मेथड है, मेल कॉन्डोम फीमेल कॉन्डोम है, वो इजीली मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है, इजी वे में मेल फीमेल उसको यूज कर सकते हैं। तो सिंपल है यूज करने में, लो कॉस्ट पर भी आता है, इनएक्सपेंसिव होता है, फ्री सप्लाई भी होती है गवर्नमेंट की तरफ से, इजीली अवेलेबल भी होता है, मिनिमम और साइड इफेक्ट भी होते हैं वो कम होते हैं। लेकिन बात करें किसी तरीके का मेडिकल और नर्सिंग सुपरविजन की आवश्यकता नहीं होती है। इफेक्टिवनेस होती है वो थोड़ी सी यहाँ पर कम देखने को मिलती है, पर्ल इंडेक्स होती है वो ज्यादा हो जाती है क्योंकि इसका प्रॉपर आपने यूज नहीं किया तो इसके रप्चर होने के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अगर आपने इसमें बल्ब छोड़ दिया या फिर लगाते टाइम पे क्या कर देते हैं कि अगर एयर वहां पर इन्फ्लेट रह जाती है तो एयर की वजह से रप्चर होने के चांसेस होते हैं, तो वहां पर पर्ल इंडेक्स ज्यादा देखने को मिल सकती है। रिवर्सिबल नहीं होता है, जो मेल कॉन्डोम होते हैं वो बिल्कुल रिवर्सिबल नहीं होते हैं। एक बार यूज करके आपको यूज एंड थ्रो वाला यहाँ पर मैकेनिज्म फॉलो होता है, तो मेथड होता है यहाँ पर कि यूज एंड थ्रो होगा, लॉन्गर यूज नहीं कर सकते हैं आप कॉन्डोम्स को। लेकिन बात करें हाईली इफेक्टिवनेस, मिनिमम फेल्योर रेट की, तो यहाँ पर सेकंड एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपन ने आईयूसीडी ली है, इंट्रा कॉन्सेप्शन ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस का यूज किया है, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज करी है, आईयूडी यहाँ पर यूज करी है। तो ये क्या होगी, यूज इनका सिंपल नहीं है, बिल्कुल सिंपल यूज नहीं होता है। मेडिकल और नर्सिंग सुपरविजन की आवश्यकता होती है, आप अपने आप से नहीं लगा सकते हैं। लो कॉस्ट और इनएक्सपेंसिव होगी क्योंकि फ्री में लगा देते हैं यहाँ पर, लेकिन इजीली अवेलेबल हो, चीप हो, मिनिमम और साइड इफेक्ट कम हो क्योंकि इनके साइड इफेक्ट होते हैं वो आईयूसीडी के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। और मैक्सिमम पूछा जाता है कि मैक्सिमम जो साइड इफेक्ट होता है आईयूसीडी का वो क्या होगा, तो मैक्सिमम या जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है सीवियर साइड इफेक्ट, उसमें सबसे पहले ब्लीडिंग आएगा, सेकंड नंबर पे पेन होता है। लेकिन बात करें कि किस की वजह से आपको रिमूवल करना पड़ सकता है आईयूडी को, तो पेन होगा, फर्स्ट पे आती है, सेकंड प्रायोरिटी पे जाएगा आंसर, तो वहां पर ब्लीडिंग को आंसर देना है जिसकी वजह से आईयूसीडी को रिमूवल करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से ऐसा कोई भी नहीं है जो परफेक्ट होते हैं, लेकिन आइडियली जो ज्यादा से ज्यादा इसकी डिमांड पूरी करता है उसे आइडियल माना जाता है। अब बात कर लेते हैं आगे कि वो कौन कौन से जिसका आपको इंतजार था वो आपके इंतजार की घड़ी है वो खत्म होने वाली है, कि कौन कौन से ऐसे मेथड होते हैं जिसके द्वारा आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे आप मेथड पढ़ेंगे जिसको कि मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है। तो यहाँ पर स्पेसिंग मेथड पढ़ना है अपन को जिसे टेम्पोररी कहते हैं, सेकंड नंबर पे आएगा वहां पर आपका परमानेंट होता है, थर्ड नंबर पे आता है इसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे ऐसे यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल दिए जाएंगे जहां से आप क्या कर सकते हैं कि किस तरीके से आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप भी किसी तरीके की फैमिली प्लानिंग करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद और कारगर साबित होने वाला है। तो ऐसे ही आपके दोस्तों तक जो फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, एग्जाम फाइट करना चाहते हैं, नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, सीएचओ बनना चाहते हैं, जो भी अपना लक्ष्य है उसे पाना चाहते हैं, तो अपने मैक्सिमम दोस्तों और चहेतों तक इसको शेयर कर दीजिए और इसे फैला दीजिए आग की तरह कि भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और हार को हमेशा अपने से दूर ही रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। क्या फर्क है खुदा और पीर में, क्या फर्क है किस्मत और
तकदीर में मिले कभी असफलता तो निराश मत होना और सोचना कि कुछ इससे भी बेहतर लिखा था हमारी तकदीर में, कुछ इससे भी बेहतर लिखा था हमारी तकदीर में, कि मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को कि है दम तुझमें तो उसे मिटा कर दिखा, उसे मिटा कर दिखा। इसीलिए आपको क्या करना है, किसी भी तरीके का कोई बहाना नहीं लगाना है, अपनी मेहनत पर विश्वास करना है कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और यूं बैठे बैठे कभी जैसे कार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको मेहनत करना है, कंटिन्यूटी में करना है, दिन में कम पढ़े लेकिन जरूर पढ़े, यह नियम आपको हमेशा फॉलो करना है। अपनी आप में एक स्ट्रेटेजी बना करके आने वाली एग्जाम के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, उसका आपको रेगुलर एक टाइम टेबल, टाइम शेड्यूल के साथ में मेहनत करनी है। आप आने वाले एग्जाम में जरूर झंडे गाड़ोगे। आप पहले भी विजेता थे, अब भी विजेता है और आने वाली एग्जाम में भी विजेता बनकर उभरोगे, ऐसा हम आपके लिए कामना करते हैं ईश्वर से। और लगातार आपको स्टडी करते रहना है। तो आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से वो मेथड होते हैं फैमिली प्लानिंग के, जिनको कि अपन डील करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ। तो अपन बात करते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से ऐसे मेथड होते हैं जिनके द्वारा की फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। तो आपको एक वे में डायग्राम बना के इसको एक जगह पर इसको नोट करना है कि वो कौन कौन से ऐसे मेथड होते हैं जिनके द्वारा फैमिली प्लानिंग की जा सकती है, या कौन कौन से ऐसे मेथड होते हैं जो कि फैमिली प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्शन या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में सबसे पहले अपन को क्या करना है, यहाँ पर मेनली 3 मेथड देखने को मिलता है। तो 3 टाइप का ये देखने को मिलेगा फैमिली प्लानिंग। तो सबसे पहला जो मेथड आता है वो आता है टेम्पोररी। टेम्पोररी और टेम्पोररी को क्या कहा जाता है, स्पेसिंग मेथड। जो टेम्पोररी होते हैं उन्हें स्पेसिंग मेथड के नाम से जानते हैं। और स्पेसिंग मेथड का मतलब होता है कि जब भी आप 2 बच्चों के बीच में स्पेस देना चाहते हैं, या फिर बच्चों के बीच में अभी आपकी नई नई शादी हुई है, आप अभी बाप नहीं बनना चाहते हैं, या फिर आप बच्चों के बीच में गैप रखना चाहते हैं, तो उसके लिए टेम्पोररी या स्पेसिंग मेथड का यूज किया जाता है। सेकंड नंबर पे बात